लेट्स स्टार्ट आवर फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स फॉर CWSN का ऑडियो पॉडकास्ट। इसी में हम डिटेल में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 का ऑडियो पॉडकास्ट। एडेप्टिव और डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। एडेप्टिव और डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स आर द टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स दैट आर डिजाइन्ड फॉर इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज़। बेसिकली एडेप्टिव और डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स क्या होते हैं? ये ऐसे कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स होते हैं जो कि डिज़ाइन करे जाते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटीज़ होती हैं। वो कैसे हैं वो भी हम पढ़ेंगे। ये स्पोर्ट्स आर स्लाइटली डिफरेंट देन नॉर्मल स्पोर्ट्स एज देयर मे बी सम मॉडिफिकेशन इन द रूल्स और इन द इक्विपमेंट टू मीट द स्पेशल नीड्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। फॉर इंस्टेंस, मतलब कि जैसे स्पोर्ट्स में हम थोड़े से डिफरेंट होते हैं नॉर्मल स्पोर्ट्स से। इनमें मॉडिफिकेशंस करते हैं हम रूल्स में, और जो भी इक्विपमेंट चाहिए इसमें उन प्लेयर्स को, स्पेशली एबल्ड प्लेयर्स को, ठीक है, ताकि उनकी नीड्स को हम मीट कर सकें, उनकी फुलफिल कर सकें। फॉर इंस्टेंस, एग्जांपल के तौर पे स्लेड हॉकी अलाउज द यूज़ ऑफ स्लेड फॉर प्लेयर्स टू सिट एंड प्ले द गेम। स्लेड हॉकी में जैसे कि हम स्लेड्स का यूज़ करते हैं जिससे कि वो प्लेयर्स बैठ सकें और गेम को खेल सकें। अब स्पेशल ओलंपिक्स की बात हम यहाँ पे करते हैं। चलो, तो यूनिस कैनेडी श्रिवर, यूनिस यूनिस कैनेडी श्रिवर ने फाउंडेड द स्पेशल, इन्होंने ही ये पहली बार लाए थे 1968 में। यूनिस कैनेडी श्रिवर नेम हमें याद रखना है। स्पेशल ओलंपिक्स 1968 में। The purpose of the Special Olympics is to provide year-round sports training and athletic competition in various Olympic-type sports for youngsters and adults with intellectual abilities. Special Olympics का पर्पस केवल यही था कि वो ईयर-राउंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और एथलेटिक कंपटीशन अलग अलग ओलंपिक टाइप स्पोर्ट्स में जो कि यंगस्टर हैं और जो अडल्ट हैं जिनके पास है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, उनके लिए हम ये स्टार्ट कर सकें इनिशिएटिव। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एथलीट्स टू डेवलप देयर फिजिकल फिटनेस। ये उन एथलीट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, मतलब कि कैसी टाइप की अपॉर्चुनिटी, मतलब कि उनकी फिजिकल फिटनेस को डेवलप कर सके, जो एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप एंड पार्टिसिपेट्स इन शेयरिंग गिफ्ट्स, स्किल्स एंड फ्रेंडशिप विद देयर फैमिलीज, कम्युनिटी एंड अदर स्पेशल ओलंपिक्स एथलीट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। और इसका मोटो क्या है? लेट मी विन बट इफ़ आई कांट विन लेट मी बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। मतलब कि ये जो स्पेशल ओलंपिक्स का है, ये इसका एक मोटो है कि लेट मी विन बट इफ़ आई कांट विन लेट मी बी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। और इसकी गवर्निंग बॉडी क्या है? स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल। फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुआ था? तो 1968 में हुआ था। बहुत ज़्यादा पुराना ही नहीं है, नया ही है ये। शिकागो में हुआ था, USA में, ठीक है। रिसेंटली कहाँ हुआ था? बर्लिन जर्मनी 2023 में, ठीक है। बर्लिन में हुआ था जर्मनी 2023। फर्स्ट टाइम शिकागो USA 1968। चलो, अब स्पेशल ओलंपिक लोगो की बात कर लेते हैं हम। तो द लोगो ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स इज बेस्ड ऑन द स्कल्पचर जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। ये देखो, ये वाला हमें जो ये फिगर जो स्कल्पचर यहाँ पे बना हुआ है, इसे हमें याद रखना है। चाहे तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। लोगो ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स किस पे बेस्ड था? जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। सिंपल। स्पेशल ओलंपिक फ्लेम, ये फ्लेम दिखाई गई है जैसे कि इस पिक्चर में। द टॉर्च दैट इज़ कैरीड आउट एंड लिट एट स्पेशल ओलंपिक गेम्स इज कॉल्ड, उसे वो जो फ्लेम वहाँ पे जलाई जाती है स्पेशल ओलंपिक गेम्स में, उसे क्या बोलते हैं? फ्लेम ऑफ होप। क्या? फ्लेम ऑफ होप। अब बात करते हैं हम पैरा ओलंपिक्स की। तो देखो, पैरा ओलंपिक गेम्स और पैरा ओलंपिक्स इज़ एन इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट फॉर एथलीट्स विद अ रेंज ऑफ डिसेबिलिटीज़। द इवेंट यूजुअली टेक्स प्लेस एवरी 2 ईयर। मैंने क्या बोला? every 2 years and almost immediately after the Olympic Games. These are 2 version of Paralympic Games. देखो, 2 वर्जन होते हैं पैरालंपिक के। पहला है विंटर गेम्स और दूसरा है समर गेम्स। ऑल पैरालंपिक गेम्स आर मैनेज्ड। कौन मैनेज करता है पैरालंपिक गेम्स को? IPC, मतलब इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। कौन? IPC, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी।
एथलीट्स हु पार्टिसिपेट हैव अ रेंज ऑफ डिसेबिलिटीज़ इंक्लूडिंग इम्पेयर्ड मसल पावर, मतलब कि जो एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं आगे उनकी थोड़ी डिसेबिलिटीज़ की यहाँ पे बात कर लेते हैं हम थोड़ा। इंक्लूडिंग इम्पेयर्ड मसल पावर, हाइपरटोनिया, एटेक्सिया, विजन इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट एक्सेट्रा। इसका मोटो क्या है? स्पिरिट इन मोशन। 2004 में दिया था एथेंस में। जो प्रीवियस वाला था मतलब कि इससे पहले का 2004 से 1994 में था, वो क्या था? माइंड बॉडी स्पिरिट। इसकी गवर्निंग बॉडी क्या है? इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, ये मैंने बता दिया अभी। HQ बॉन में है। कहाँ है? HQ बॉन जर्मनी। जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था वाशिंगटन DC में थी उसकी गवर्निंग बॉडी। फर्स्ट टाइम क्या हुआ था? रोम में हुआ था, इटली, समर 1960। समर पैरालंपिक साल पहला वाला जो हुआ था विंटर में, ठीक है, रोम इटली में। रिसेंटली क्या हुआ है? बीजिंग चाइना 2022। बीजिंग चाइना कहाँ? 2022। फर्स्ट टाइम क्या हुआ था? रोम मतलब कि इटली में, समर। ये पैरालंपिक्स का लोगो है, इसे याद रखना है। देखो इसमें 3 कलर यहाँ पे शो किए गए हैं, रेड और ये कौन सा कलर है? ब्लू और ग्रीन, RBG। द 3 एजिटॉस एनसर्कलिंग अ पॉइंट सिम्बलाइज मोशन। ये क्या सिम्बलाइज करता है? मोशन। एम्फसाइज द रोल ऑफ द पैरालंपिक मूवमेंट इन ब्रिंगिंग एथलीट्स टुगेदर फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड टू कम्पीट। मतलब कि बेसिकली हम दुनिया में जितने सारे एथलीट्स हैं उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं बेसिकली इस पैरालंपिक के लिए। पैरालंपिक मूवमेंट ब्रिंगिंग एथलीट्स टुगेदर फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड टू कम्पीट। कैटेगरीज क्या है भाई इसमें? पैरालंपिक्स एथलीट्स कम्पीट इन 6 डिफरेंट डिसेबिलिटी ग्रुप्स। 6 डिफरेंट डिसेबिलिटी ग्रुप होने वाले हैं। पहला सेरिब्रल पाल्सी, दूसरा एम्प्यूटी, तीसरा विजुअल इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज और लेस ऑर्टरिस। लेस ऑर्टरिस का मतलब होता है, ये इंग्लिश में नहीं लिखा है, किसी और लैंग्वेज में है। इसका मतलब होता है एथलीट्स whose disability does not fit into one of the other categories like dwarfism। मतलब कि जो हमने ऊपर 5 कैटेगरीज बनाई है, अगर उनमें से किसी एथलीट की नहीं बैठ रहा है, मतलब कि वो वाली डिसेबिलिटी नहीं है, उसकी कैटेगरी नहीं है उस 5 कैटेगरीज में, तो बेसिकली वो यहाँ पे आ सकता है लेस ऑर्टिस। मतलब कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे डॉर्फिज्म, तो डॉर्फिज्म की हमने कोई कैटेगरी बनाई नहीं अलग से, तो वो यहाँ पे आ सकता है लेस ऑर्टिस में, ठीक है। सेरिब्रल पाल्सी, एम्प्यूटी, विजुअल इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। चलिए कैटेगरीज की बात हो गई। अब डेफ ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं भाई हम यहाँ पे, किसकी? डेफ ओलंपिक्स की। तो डेफ ओलंपिक्स क्या होते हैं? डेफ ओलंपिक्स इज एन इंटरनेशनल ओलंपिक इवेंट एट विच डेफ एथलीट्स कम्पीट। सिंपल नाम जो है वही काम है, मतलब कि डेफ ओलंपिक्स नाम है तो डेफ एथलीट्स ही यहाँ पर कम्पीट करते हैं। अनलाइक अदर पैरा ओलंपिक इवेंट्स that deaf athletes cannot be guided by sounds like referee, whistle, gunshot। देखो, और जो पैरालंपिक भी होते हैं वहाँ पे एटलीस्ट हम गनशॉट तो बजाते ही हैं स्टार्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो डेफ पैरालंपिक में लिखा है कि डेफ एथलीट्स हैं, अब उनके लिए तो ना तो हम गनशॉट बजा सकते हैं रेफरी, ना कोई विसल, है ना। तो देयरफॉर स्पेशल अरेंजमेंट्स आर मेड फॉर द डेफ एथलीट्स एट डेफ ओलंपिक्स सच एज वेविंग अ फ्लैग। वही फ्लैग वेव कर देंगे कि एक सिग्नल प्रोवाइड कर देंगे, स्टिमुलस दे देंगे कि हाँ स्टार्ट हो गया है। यूजिंग लाइट इंस्टेड ऑफ गन शॉट, लाइट शो कर देंगे, दिख तो रही है ना गन शॉट्स की बजाय। द डेफ ओलंपिक्स आर मोर देन जस्ट द वर्ल्ड सेकेंड ओल्डेस्ट मल्टीपल स्पोर्ट्स आफ्टर ओलंपिक। These games are the world's fastest growing sports events. The Deaf Olympics are an equivalent to the Olympic Games for deaf athletes। बिल्कुल सही बात है। डेफ ओलंपिक्स मतलब कि दुनिया के सेकेंड ओल्डेस्ट मल्टीपल स्पोर्ट्स इवेंट में आते हैं, ओलंपिक के बाद सेकेंड ओल्डेस्ट मल्टीपल स्पोर्ट्स इवेंट में। और ये गेम्स जो है वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स इवेंट है। कैसे? क्योंकि दुनिया में जितने भी सारे डेफ लोग हैं उनके लिए तो एक इक्विवेलेंट चीज़ ही है वो, कि उनके लिए तो ये जो डेफ ओलंपिक है ये तो एक ओलंपिक गेम की तरह ही है ना। अच्छा, इसका मोटो क्या है? ये इंग्लिश में नहीं लिखा है, क्या लिखा है? पैरलुडोस एक्युलेटस, पैरलुडोस एक्युलेटस। आप किसी और लैंग्वेज में लिखा है इसलिए मैं इसे प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। इक्वालिटी, इसका मतलब हम समझ लेते हैं इक्वालिटी थ्रू स्पोर्ट, मतलब कि स्पोर्ट के थ्रू हमें इक्वालिटी मिलना है। जैसे कि और लोग यार कम्पीट कर सकते हैं, तो सवाल तो यही उठेगा ना कि मैं क्यों नहीं कम्पीट कर सकता।
तो हम भी कर सकते हैं कम्पीट। एंड स्टिकिंग टू द आइडियल्स ऑफ द ओलंपिक्स, और जो ओलंपिक के आइडियल्स हैं उस पर भी हम स्टिक हैं। The main purpose of Deaf Olympics is to provide opportunities to persons with hearing disability to participate in elite sports। जो मेन पर्पस होता है डेफ ओलंपिक्स का वो ये होता है कि वो प्रोवाइड कर सके अपॉर्चुनिटीज़ उस पर्सन को जिसकी हियरिंग डिसेबिलिटी है वो इन इलाइट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सके, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ताकि वो कम्पीट कर सके डेफ ओलंपिक गेम्स में। द एथलीट्स मस्ट हैव अ हियरिंग लॉस ऑफ मिनिमम, मतलब कि जिसमें एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे उनमें मस्ट कंडीशन है कि उनका जो हियरिंग लॉस है मिनिमम 55 डेसिबल तो होना चाहिए उनके बेटर ईयर में। हियरिंग एड होनी चाहिए, कॉक्लियर इम्प्लांट्स एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड टू बी यूज इन द कॉम्पिटिशन। अच्छा, जो हियरिंग एड है, कॉक्लियर इम्प्लांट्स, ये सब अलाउ नहीं है इस कॉम्पिटिशन में यूज़ करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हें सुनाई देगा तो इसका मतलब ही क्या रहा, है ना। चलो ठीक है सर, समझ गए हम। अब डेफ ओलंपिक से थोड़े बहुत लोगों के बारे में बात कर लें। तो हम लोग गूगल पे सर्च कर लेना, दिख जाएगा तुम्हें डेफ ओलंपिक का लोगो। इसमें 1 2 3 4 कलर्स हैं इसमें, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू। इट्स लोगो इज़ इंस्पायर्ड बाय द साइन फॉर ओलंपिक। इसका लोगो भी ओलंपिक के साइन से इंस्पायर हुआ है। जो सर्कल है यहाँ पे मिडिल में देखो, वो रिप्रेजेंट करता है एक आँख को, आई को, बिकॉज डेफ पीपल आर वेरी विजुअल, क्योंकि डेफ पीपल बहुत विजुअल होते हैं इसलिए वो आई को रिप्रेजेंट करता है। जो बीच में यहाँ पे सर्कल है, इसमें 4 कलर्स है इस लोगो में, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं 4 रीजनल कॉन्फेडरेशंस ऑफ द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ। रीजनल कन्फेडरेशन ऑफ द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ with Europe, Asia, Pacific, Pan America and Africa. It ties together the strong elements sign language, deaf and international cultures, unity and continuity को। ठीक सर, फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुआ था? तो फर्स्ट टाइम याद रखना पेरिस में हुआ था 1924, पेरिस 1924, पेरिस 1924। रिसेंटली कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में हुआ था 2022। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। डिवीजनिंग इन स्पोर्ट्स, ये हेडिंग है हमारे टॉपिक की, डिवीजनिंग इन स्पोर्ट्स। द कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिवीजनिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड इन डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स फॉर प्रोवाइडिंग इवन एंड फेयर कंपटीशन फॉर एथलीट्स विद डिसेबिलिटी थ्रू ग्रुपिंग ऑफ एथलीट्स। जो कंसेप्ट है क्लासिफिकेशन का और डिवीजन का, इस प्रोसेस में जो यूज़ होता है डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स फॉर प्रोवाइडिंग इवन एंड फेयर कंपटीशन फॉर एथलीट्स विद डिसेबिलिटी थ्रू ग्रुपिंग ऑफ एथलीट्स। इसका जो पर्पस होता है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है ग्रुपिंग सिस्टम के जो यूज़ होता है मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स में अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप, जेंडर या वेट के। ठीक, डिवीजन समझ गए। जो क्लासिफिकेशन और डिवीजन का कंसेप्ट वो एक प्रोसेस है जो हम डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स में यूज़ करते हैं ताकि हम इवन और फेयर कंपटीशन प्रोवाइड करवा सकें सारे के सारे एथलीट्स को जिनकी डिसेबिलिटी है, उनकी ग्रुपिंग करके एथलीट्स की। ठीक, इसका पर्पस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है ग्रुपिंग सिस्टम के जो कि मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स में यूज़ होता है उनके एज ग्रुप को देखकर, जेंडर और वेट को देख के। ये हो गया हमारा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन इन पैरालंपिक्स। क्लासिफिकेशन इन पैरालंपिक्स, देखो पैरालंपिक गेम्स IPC, नंबर 1 पॉइंट इज पैरालंपिक गेम्स IPC हैज़ डेवलप्ड क्लासिफिकेशन प्रोसेस which can contribute to sporting excellence for all athletes and sports in the Paralympic movement and providing equitable competition। देखो जो पैरालंपिक गेम्स होते हैं IPC उसने डेवलप कर दिया क्लासिफिकेशन प्रोसेस जो कि कंट्रीब्यूट कर सकती है स्पोर्टिंग एक्सीलेंस फॉर ऑल एथलीट्स और स्पोर्ट्स जो कि पैरालंपिक मूवमेंट में और प्रोवाइड कर सकते हैं इक्विटेबल कंपटीशन। सेकेंड पॉइंट इज classification is undertaken to ensure that an athlete's impairment is relevant to sport performance and to ensure that the athlete competes equitably with other athletes with fair chance to all participant athletes engaging in competitive sports. Now third point, according to the IPC, International Paralympic Committee, the classification process serves two roles. The first is to determine who is eligible and the second is to group sports people for the purpose of competition.
आईपीसी के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन प्रोसेस होती है उसके दो रोल होते हैं। पहला ये है कि वो डिटरमाइन कर सके कि कौन एलिजिबल है, और दूसरा ये कि ग्रुप स्पोर्ट्स पीपल फॉर पर्पस ऑफ कॉम्पिटिशन, हम ग्रुपिंग करेंगे कॉम्पिटिशन के पर्पस से। Now, fourth point is the eligibility minimum is an impairment that limits a sports person ability to participate in an activity, and the disability needs to be permanent in nature. भाई जो इसकी एलिजिबिलिटी होती है वो ये होनी चाहिए कि मिनिमम एक इम्पेयरमेंट होनी चाहिए जो लिमिट कर सके उस स्पोर्ट्स पर्सन की एबिलिटी को टू पार्टिसिपेट इन एन एक्टिविटी, और डिसेबिलिटी नीड्स टू बी परमानेंट इन नेचर, वो डिसेबिलिटी परमानेंट होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं अब। नेक्स्ट अपना हेडिंग क्लासिफिकेशन प्रोसेस। द फर्स्ट स्टेप इज़ जनरली अ मेडिकल असेसमेंट। देखो क्लासिफिकेशन प्रोसेस में जो पहला स्टेप होता है वो मेडिकल असेसमेंट होता है, मतलब वही बॉडी को पूरा चेक करना, कहाँ दिक्कत है कहाँ नहीं है। जो सेकेंड होता है, सेकेंड स्टेप, वो जनरली होता है एक फंक्शनल असेसमेंट जिसमें इन्वॉल्व होता है दो पार्ट। सेकंड में फंक्शनल असेसमेंट होता है जिसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं दो पार्ट। पहला है ऑब्जर्विंग अ स्पोर्ट्स पर्सन इन ट्रेनिंग एंड देन ऑब्जर्विंग द स्पोर्ट्स पर्सन इन कॉम्पिटिशन। पहला है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन को ऑब्जर्व करना ट्रेनिंग में, और दूसरा है उस स्पोर्ट्स पर्सन को ऑब्जर्व करना कॉम्पिटिशन में। ठीक, समझ गए? There are a number of people involved in this process beyond the sports person, including individual classifier, medical classifier, technical classifier, a chief classifier, a head of classification, a classification panel, and a classification committee. ठीक, ये सब और भी लोग होते हैं, ये बताया गया है। केवल स्पोर्ट्स पर्सन ही नहीं होता, उसके आगे भी बहुत, उसके पीछे भी बहुत लोग होते हैं, उसके भी और। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपना हेडिंग देखते हैं एलिजिबल इम्पेयर, मतलब क्या क्या इम्पेयरमेंट होनी चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए। तो देखो 8 लिखिए यहाँ पे, 8 एग्जाम्पल। पहला है इम्पेयर्ड मसल पावर, ठीक है। दूसरा है इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट। तीसरा है लॉस ऑफ लिम और लिम डेफिशिएंसी। चौथा है लेग लेंथ डिफरेंस, है ना, कोई लेग बड़ा है कोई छोटा। पाँचवा है शॉर्ट स्ट्रेचर, मतलब कि हाइट काफ़ी छोटी है। 6 हाइपरटोनिया। 7 एटेक्सिया, और 6 है एथेटोसिस। नाउ क्लासिफिकेशन डेफ ओलंपिक्स में देख लेते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स यूजेस अ कॉम्पिटिटिव लेवल मैचिंग और ग्रुपिंग रेफर टू एज डिविजनिंग विच इज़ अ फंडामेंटल रूल एट स्पेशल ओलंपिक्स। देखो स्पेशल ओलंपिक्स एक कॉम्पिटिटिव लेवल मैचिंग होती है, और मतलब कि हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन डेफ ओलंपिक्स में कर रहे हैं ना, ये हमारी ये हेडिंग है, और इसके पॉइंट्स अब हम यहाँ पे देख रहे हैं। स्पेशल ओलंपिक्स यूज़ करते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल मैचिंग या ग्रुपिंग, जिसे हम बोलते हैं डिवीजनिंग, जो कि अभी हमने पढ़ा था, जो कि फंडामेंटल रूल होती है स्पेशल ओलंपिक्स का। एथलीट्स इन कॉम्पिटिशन आर मैच्ड विद अदर्स ऑफ द सेम जेंडर। जो यहाँ पे कॉम्पिटिशन में एथलीट्स हैं उन्हें हम मैच करते हैं और लोगों के जेंडर से, अबाउट द सेम एज, क्या सेम एज है या नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑफ अबाउट द सेम कॉम्पिटिटिव एबिलिटी, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो सेम कॉम्पिटिटिव एबिलिटी। नाउ द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन स्पेशल ओलंपिक competition and those of other sport organization is that athletes of all ability levels are encouraged to participate and every athlete is recognized for his or her performance। देखो जो इसका फंडामेंटल डिफरेंस होता है स्पेशल ओलंपिक और नॉर्मल किसी स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में, वो ये होता है कि एथलीट्स ऑफ ऑल एबिलिटी लेवल्स आर एनकरेज टू पार्टिसिपेट। एथलीट्स को यहाँ पे एनकरेज करा जाता है उनकी एबिलिटी लेवल्स को देख के, कम है ज़्यादा है, लेकिन हम यहाँ पे एनकरेज करते हैं। एंड एवरी एथलीट इज़ रिकॉग्नाइज फॉर हिज और हर परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस से रिकॉग्नाइज करा जाता है। कॉम्पिटिशन आर स्ट्रक्चर सो दैट एथलीट्स कम्पीट विद अदर एथलीट ऑफ सिमिलर एबिलिटी इन इक्विटेबल डिवीजन। कॉम्पिटिशन हम ऐसे स्ट्रक्चर करते हैं कि एथलीट्स कम्पीट कर पाएँ दूसरे एथलीट्स के साथ जो जिनकी सिमिलर एबिलिटी है, और इक्विटेबल डिवीजन होगा ये। नाउ इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स। आखिर मतलब क्या है इसका?
तो inclusion is an educational practice where every person can participate equally in all social processes. It is an approach to educating students with special educational needs, and this inclusion approach, students with special needs are fully integrated into the general education classrooms at a school. देखो inclusion का मतलब होता है educational practice, ठीक। inclusion का क्या मतलब होता है? inclusion का मतलब होता है सर educational practice, जहाँ पे हर पर्सन, हर बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है इक्वली सारे के सारे सोशल प्रोसेसेस में। एक ऐसा अप्रोच होता है स्टूडेंट्स को एजुकेट करने का जिनकी स्पेशल एजुकेशनल नीड्स है, ठीक है। इस इंक्लूजन अप्रोच में स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स आर फुली इंटीग्रेटेड इनटू द जनरल एजुकेशन क्लासरूम्स एट ए स्कूल। इस इंक्लूजन अप्रोच में स्टूडेंट्स जो स्पेशल नीड्स डिजर्व करते हैं वो फुली इंटीग्रेट कर दिए जाएंगे जनरल एजुकेशन क्लासरूम्स में एक स्कूल के अंदर। नाउ अब हम पढ़ते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका? प्रॉपर सपोर्ट इज़ प्रोवाइडेड इन केस स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टीज़। प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करा जाएगा सारे के सारे स्टूडेंट को कोई डिफ़िकल्टी सफ़र कर रहा है। सेकेंड पॉइंट इज स्टूडेंट्स शुड फील दैट दे हैव समबडी टू स्पीक टू व्हेन दे आर वरीड। स्टूडेंट्स सच में मतलब कि वो ये फील करें, वो ये समझे कि हाँ उनके पास है कोई ना कोई जिससे वो बात कर सकते हैं जब वो वरी है। तीसरा पॉइंट, सारे के सारे स्टूडेंट्स को इक्वली वैल्यू मिलनी चाहिए, सब बराबर होने चाहिए। और चौथा पॉइंट, टीचर्स शुड मेक श्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट एंड टीचर्स को ये देखना है कि सारे के सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं, सारे के सारे लर्न कर रहे हैं या नहीं। फिफ्थ पॉइंट, द स्कूल शुड मॉनिटर द पार्टिसिपेशन एंड अचीवमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। Sixth point, teaching must be planned with all students in mind as per their ability। टीचिंग ऐसी प्लान होनी चाहिए जैसे कि सारे स्टूडेंट्स इन माइंड मतलब उनके दिमाग के माइंड के हिसाब से, उनकी एबिलिटीज़ के हिसाब से टीचिंग ऐसी होनी चाहिए, मतलब प्लान वे में होनी चाहिए। सेवेंथ इज टीचिंग लेसन्स मस्ट एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ऐसा टीचिंग लेसन हो मतलब सारे के सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें। Eighth point is ensure that every student is actively involved। सारे के सारे स्टूडेंट्स से हम इंश्योर करेंगे कि सब स्टूडेंट इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व करें। स्टूडेंट्स को एनकरेज करा जाएगा एक दूसरे को सपोर्ट करने में, लर्निंग में। अब हम बढ़ते हैं नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। आखिर यार इसकी नीड ही क्या है, ये बताओ इसकी नीड ही क्या है। तो देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, द नीड फॉर इंक्लूजन इज़ वेरी मच देयर टू इम्प्रूव द मोटर स्किल्स ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़। अब जिन स्टूडेंट्स के पास डिसेबिलिटीज़ हैं तो उनके मोटर स्किल्स काफ़ी कम रेट से डेवलप करते हैं या तो करते नहीं हैं, तो वो हमें डेवलप कराना है, उनके मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज इंस्टीट्यूशंस नीड टू प्रोवाइड इक्वल चांसेस टू एवरी डिसेबल स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट एज पर देयर एबिलिटीज़ टू बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस लेवल। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो प्रोवाइड करें हर डिसेबल स्टूडेंट को इक्वल चांस, ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें उनके एबिलिटीज़ के हिसाब से, ताकि इससे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो। नाउ थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स गेट अ चांस टू इंक्रीज फ्रेंडशिप विद डिसेबल्ड चिल्ड्रन। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें एक चांस मिल जाएगा वो फ्रेंडशिप कर सकें डिसेबल्ड चिल्ड्रंस के साथ। डाइवर्सिफाइड टीचिंग स्ट्रेटेजाइज बेनिफिट ऑल स्टूडेंट्स। ऐसी डाइवर्सिफाइड टीचिंग हो, ऐसी मतलब कि ताकि जो देखो बेसिकली जो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है वो ऐसा हो कि हर बच्चे को समझ आए, है ना। कोई बच्चा लेफ्ट आउट फील ना करे कि मुझे समझ नहीं आ रहा है ना। कोई डिसेबल बंदा लेफ्ट आउट फील ना करे। और ऐसा नहीं कि हम डिसेबल बंदे को पढ़ा रहे हैं तो ऐसा पढ़ाएं कि जो नॉर्मल बंदे हैं उन्हें ही समझ नहीं आ रहा है, या उन्हें ये बहुत लाइक जैसे कि कह सकते हो तुम कि लो लेवल का उन्हें लग सकता है ना, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है, क्योंकि बेसिकली मोटर स्किल्स डेवलप नहीं हुए हैं जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उतने फास्ट एज कम्पेयर टू द नॉर्मल स्टूडेंट्स। तो इसीलिए बस ऐसी टीचिंग होनी चाहिए कि सबको समझ आए। चलो थर्ड पॉइंट इज children with disabilities learn more
फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स विच डेवलप्स द सोशल कम्युनिकेशन स्किल। जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा नॉर्मल स्टूडेंट्स से, वो भी अपने सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ये फ़ायदा ही फ़ायदा है भाई। चलो अब स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एसेसिबल फॉर CWSN। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। स्ट्रेटजीज़ क्या है फिजिकल एक्टिविटीज़ ऐसी करने के लिए ताकि हम CWSN वाले लोगों को वो एक्सेसिबल कर पाएँ। तो देखो पहला है मेडिकल चेकअप। इफ़ वी वांट, देखो पहला मेडिकल चेकअप होने वाला है, दूसरा असिस्टिव टेक्नोलॉजी, तीसरा क्रिएटिव स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, चौथा एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, पांचवा मॉडिफिकेशन ऑफ रूल्स, और छठा है चिल्ड्रंस प्रीवियस एक्सपीरियंस मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, और सेवेंथ है स्पेशलाइज इक्विपमेंट। चलो तो मेडिकल चेकअप। इफ़ वी वांट टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ accessible for CWSN, we need to understand the type of disabilities of children. For this purpose, a complete medical checkup of the children is required. With the help PE teacher, physical education teacher will have difficulty knowing about the type of disability the child is facing. देखो यहाँ क्या लिखा है मेडिकल चेकअप वाले पॉइंट में। देखो अगर हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सेसिबल बनानी है CWSN वाले लोगों के लिए, बच्चों के लिए, तो हमें समझना पड़ेगा कि वो बच्चे के किस टाइप की डिसेबिलिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उन्हें किस टाइप की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कंप्लीट मेडिकल चेकअप होना चाहिए इन सब बच्चों का, जो कि फ़िज़िकल एजुकेशन के जो टीचर्स हैं उन्हें हेल्प करेगा कि उस बच्चे की किस टाइप की डिसेबिलिटी और वो क्या फेस कर रहा है, उस हिसाब से उसे टास्क दिए जाएंगे, मतलब कि उस हिसाब से उसे पढ़ाया जाएगा बेसिकली। नाउ सेकेंड पॉइंट इज असिस्टिव टेक्नोलॉजी। It refers to making equipment, devices or tools that help these children to participate in learning activities like balls with bells, bigger balls attached to strings to bring them back to the students, etc. सिंपल था ये काफ़ी पॉइंट भाई, है ना। बस पार्टिसिपेट कर ले ताकि बच्चे, इसलिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी। सो चलो तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी हो गया। अब थर्ड नंबर हमें स्टार्ट करते हैं अपना, क्या बताओ, क्रिएटिंग अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। सो वेट एक सेकेंड, चलो creating a specific environment. This means creating a friendly environment by keeping in mind the specific requirements of disabled children. यार ये बात दिमाग में रखना कि देखो तुम्हें एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करके चलना है ना, क्योंकि तुम डिसेबल्ड चिल्ड्रन के यहाँ पे साथ रहने वाले हो, है ना। वो कम्पीट करने वाला है, कोई नॉर्मल चिल्ड्रन नहीं है ना। तो पता नहीं कौन सी बात किसको क्या गलत लग जाए, किसको कैसा लगे, तो वैसा इन्वायरमेंट ही होना चाहिए उन लोग के लिए। It shows that they are also required in society and like other children their age. ये शो करता है that they are also required in society, वो उनकी भी रिक्वायरमेंट है सोसाइटी में, जैसे कि और चिल्ड्रन की जैसे उनकी एज, जैसे कि उनके साथ वाले चिल्ड्रन की। They can play. Students with special needs can be provided with specific play areas with special requirements as needed by them. ठीक है। Fourth point, activities based on interest. Physical activities must be based on the interest, aptitudes, abilities, previous experience and limitation of children with special needs. Fifth, modification of rules. Rules can be modified according to the needs of the children. They can be provided extra time or attempt to perform physical activity. इसमें मुझे ऐसा कुछ समझाने जैसा दिख रहा नहीं है, इसलिए अब तुम लोग सोचो कि यार ये बंदा हिंदी में एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा है, तो यार ऑब्वियस सी बात है, इसमें समझाने लायक कुछ है ही नहीं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट ये हो गया। अब मॉडिफिकेशन, हम यहाँ पे रूल्स का कर रहे हैं, मैं इसमें क्या समझा, रूल्स मॉडिफाइड कर दी हैं इन स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए, बस उन्हें एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड कर दिया या एक और अटैम्प्ट्स दे दिए उस फिज़िकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, यही तो लिखा है। नाउ सिक्स पॉइंट क्या कह रहा है, चिल्ड्रंस प्रीवियस एक्सपीरियंस मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। देखो, for making physical activities more accessible for children with special needs, the concerned teacher of physical education should have an understanding and knowledge of children's previous experience with physical activity. आखिर यार उसके साथ क्या घटना हुई है ना, कैसे वो मतलब कि जो उसके साथ दिक्कत है, किसी का पैर अगर टूट गया तो वो कैसे टूटा था,
तो ये सब हमें पता होना चाहिए भाई, ठीक है। वो कौन सी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा था। चलो लास्ट पॉइंट है हमारा स्पेशलाइज इक्विपमेंट। द साइज, weight, shape and color of the playing equipment also have to be customized. Visually handicapped children need brightly colored equipment, while those with weak muscles need lighter design of equipment. ठीक है, देखो जिसका जैसे विजुअली हैंडीकैप चिल्ड्रन जो है उन्हें ब्राइटली कलर इक्विपमेंट दो, और जिनके पास वीक मसल है उनके पास लाइटर डिज़ाइन का इक्विपमेंट दो। बस ये यहाँ पे तुम्हारे हो गए कंप्लीट। देखो कितना छोटा चैप्टर था ये। एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर CWSN, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो रिड्यूस डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। फिजिकल एक्टिविटीज़ में हेल्प रिड्यूस डिप्रेशन इन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। इट ऑल्सो रिड्यूसेस देयर एनजाइटी एंड स्ट्रेस लेवल्स। वही उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हमने करवा रहे हैं इन स्पेशली एबल्ड बंदे को, तो क्या क्या एडवांटेज ये उन्हें देने वाला है। उनका स्ट्रेस कम हो जाएगा भाई। इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन, मतलब कि फिजिकल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड चिल्ड्रन विद एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल इंटरेक्शन। एम्पल का मतलब कि इनफ, ठीक है। देयर सोशल रिलेशन इम्प्रूव ड्यूरिंग इन्वॉल्वमेंट इन दिस एक्टिविटीज़। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ लीड टू इंक्रीज सोशल इंटीग्रेशन, फ्रेंडशिप एंड बॉन्डिंग। पॉइंट 3, मैनी कॉग्निटिव बेनिफिट्स, मतलब कि तुम्हारे जैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ लीड टू कॉग्निटिव स्किल्स सच एज थिंकिंग, रीजनिंग एंड रिमेंबरिंग। इट enables them to discover and access strengths that cannot be challenged in the classroom setting. ठीक है। पॉइंट 4, फन एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ लीड टू मूड बेनिफिट्स। दे एंजॉय social interaction with both the fitness staff and other participants. Point 5, increase fitness and strength levels. Children improve their muscle strength, coordination and flexibility through regular physical activities. It also enhances better motor skill, balance and body awareness. Improve health quality, जैसे children have positive health and quality of life, changes and raise their self esteem. तो आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में।